तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है गरुडन। इस मूवी की शुरुआत में एक लड़की की बलात्कार हो जाती है और पुलिस एक निर्दोष आदमी को अरेस्ट करके जेल भेज देती है। पर 7 साल बाद जब वो आदमी जेल से बाहर निकलता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पुलिस से अपना बदला लेता है। और हाँ, इस मूवी में आपको कोर्ट रूम ड्रामा भी देखने को मिलेगा। पर दोस्तों असली अपराधी कौन था, यानी कि उस लड़की की बलात्कार आखिर किसने किया था, ये आपको इस मूवी के अंत में पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ मजदूर को देखते हैं जो कि काम से वापस आने के बाद अपने रूम पे बैठ के दारू पी रहे होते हैं और बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है और बिजली भी कड़क रही होती है। तभी उनमें से सलाम नाम का एक बंदा कहता है, अरे यार काम से आते वक्त कंस्ट्रक्शन साइट का मेन स्विच मैंने ऑफ किया था या नहीं याद नहीं आ रहा है। अभी बिजली भी जोर से कड़क रही है, एक काम करता हूँ मैं वापस जाके थोड़ा चेक करके आता हूँ कि मेन स्विच ऑफ है या नहीं। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग गाड़ी में बैठ के कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकल जाते हैं। फिर हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जहाँ पे कुछ दिन बाद आर्ट फेस्टिवल होने वाला था। सभी स्टूडेंट्स उसके लिए रिहर्सल कर रहे होते हैं। तभी उनमें से टेरेसा नाम की एक लड़की अपनी रिहर्सल खत्म करके घर जा रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं बीच सड़क पे चलते चलते अचानक टेरेसा गायब हो जाती है और दूसरी तरफ वो मजदूर अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि मेन स्विच तो ऑफ है। ये लोग फालतू में ही टेंशन ले रहे थे। तभी सलाम को कुछ आवाज सुनाई देता है। फिर जब वो उस तरफ जाता है तो देखता है कि उसे देख के कोई बंदा वहाँ से भाग जाता है। फिर वो पास जाके देखता है तो वहाँ पे एक लड़की बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। फिर वो उसे अस्पताल लेके जाता है। दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं, ये टेरेसा होती है जो कि बीच रास्ते से गायब हो गई थी। फिर डॉक्टर बताते हैं कि टेरेसा के साथ बलात्कार किया गया है और टेरेसा की हालत अभी बहुत ही खराब है, वो अभी आईसीयू में है। फिर ये सीन यहाँ से शिफ्ट होके फिर से उसी यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ पे टेरेसा पढ़ती है। वहाँ पे दरअसल कुछ प्रोफेसर एक साथ बैठ के दारू पी रहे होते हैं। तभी पियोन आके उन्हें टेरेसा के बारे में बताता है। फिर ये लोग उसे मिलने के लिए अस्पताल आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं इस केस को डीएसपी हरीश लीड करते हैं और तभी वहाँ पे टेरेसा के पापा भी आ जाते हैं। अपनी बेटी को इस हालत में देख के वो अंदर से टूट जाते हैं और उन्हें कॉलेज की प्रोफेसर संभाल लेते हैं। फिर डॉक्टर बताते हैं कि टेरेसा की बॉडी से आरोपी का सीमेन मिला है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर टेरेसा होश में नहीं आती है तो हो सकता है वो कोमा में चली जाए। फिर डीसीपी हरीश जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन पे लग जाते हैं। वो सलाम से बयान भी लेते हैं। तभी सलाम कहता है कि उस टाइम चारों तरफ बहुत अंधेरा था पर बीच बीच में बिजली कड़क रही थी और उसी बिजली की लाइट से मैंने कुछ सेकंड के लिए उस बंदे को देखा था। अगर मैं उसे सामने देखूंगा तो पहचान लूंगा। फिर पुलिस वाले उसे कुछ क्रिमिनल्स के फोटोज दिखाते हैं पर वो कहता है इनमें से कोई भी नहीं है। फिर सलाम की मदद से पुलिस वाले उस बंदे का स्केच भी बनाते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर कहते हैं कि टेरेसा कोमा में चली गई है और वो कब होश में आएगी ये कोई नहीं कह सकता। क्राइम स्पॉट से पुलिस को एक डॉग का चेन मिला था, वो उसका फोरेंसिक करवाते हैं पर उसमें किसी का भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। डीसीपी हरीश इस केस को बहुत ही ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करते हैं पर फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहते हैं हमारे देश में ऐसे बहुत सारे यूथ होते हैं जो कि अपने पूर्वज कौन थे, क्या वो किसी राजा महाराज के परिवार से आते थे, ये जानने के लिए वो अपना डीएनए कुछ लैब में डिपॉजिट कर देते हैं और वो उनकी डीएनए को संभाल के रखते हैं और अगर आगे कभी उनकी डीएनए किसी ऐसे लोगों से मैच हो जाएगा तो वो उनको बता देंगे। फिर डीसीपी हरीश हमारे देश में जितने भी लैब हैं जो लोगों की डीएनए को संभाल के अपने पास रखते हैं उन सभी लैब में टेरेसा की बॉडी से मिला हुआ सीमेंट से जो डीएनए मिला था उसे भेज देते हैं और कहते हैं उनके पास रखा हुआ सभी डीएनए से उसे मैच करके देखें। फिर कुछ दिन बाद उस सीमेंट का डीएनए लैब में रखा हुआ एक डीएनए से मैच हो जाता है। ये कोई सुदेव नाम का बंदा था जो कि हैदराबाद में किसी आईटी कंपनी में जॉब करता है। फिर डीसीपी हरीश हैदराबाद जाते हैं और सुदेव को उसके घर से उठा के हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और उसे टेरेसा की फोटो दिखा के उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। फिर हैदराबाद की पुलिस जब इसके बयान का क्रॉस चेक करते हैं तो पता चलता है कि जिस दिन टेरेसा का बलात्कार किया गया उस दिन ये ऑफिस में था और लेट नाइट अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा था और वहाँ पे वो अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज किया था। इसका मतलब
जिस आरोपी को डीसीपी ढूंढ रहे हैं ये वो नहीं है। फिर डीसीपी सुदेव को पूछते हैं, तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारा कोई ब्लड रिलेटिव केरला में रहते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेटिव का डीएनए कुछ हद तक सेम होते हैं। तो सुदेव कहता है, केरला में मेरे दादाजी का छोटे भाई का फैमिली रहता है, मैं उनके टच में तो नहीं हूँ, पर अगर आप कहेंगे तो मैं उनका डिटेल्स निकाल के आपको दे सकता हूँ। फिर डीसीपी हरीश सुदेव से केरला में रहने वाले उसके फैमिली का डिटेल्स निकाल लेते हैं और वापस आ जाते हैं। और दोस्तों, उस फैमिली का एक बंदा कोई और नहीं, टेरेसा के कॉलेज का प्रोफेसर निशांत है। डीसीपी सर का पूरा शक निशांत के ऊपर जाता है। एक बार निशांत सर एक मॉल से शॉपिंग करके आ रहे होते हैं और हम देखते हैं पार्किंग में पहले से ही डीसीपी सलाम के साथ अपने कार में बैठे हुए होते हैं। वो निशांत को दिखा के सलाम से पूछते हैं, क्या उस रात तुमने इसी बंदे को देखा था? तो सलाम कहता है, सर मुझे नहीं लगता ये वही बंदा है। फिर डीसीपी कहते हैं, कुछ टाइम के लिए वेट करो, सब पता चल जाएगा। फिर डीसीपी के ही भेजे हुए दो बंदे निशांत सर के पास जाते हैं और उनकी पेट पे एक जोरदार मुक्का मारते हैं, जिसके वजह से वो नीचे झुक जाते हैं और उनके कुछ बाल उनके चेहरे की तरफ आ जाता है। ये देखने के बाद सलाम को याद आ जाता है और वो कहता है, शायद यही बंदा है। फिर निशांत के घर की नौकरानी की मदद से वो उसके बाल कलेक्ट कर लेते हैं और फिर निशांत की डीएनए सीमेंट से मिला डीएनए से मैच करवाते हैं और वो मैच हो जाता है। यानी कि दोस्तों, वो रेपिस्ट कोई और नहीं, निशांत सर हैं। फिर डीसीपी हरीश सर निशांत को अरेस्ट कर लेते हैं, पर निशांत सर कहते हैं, सर आपसे कोई गलती हुई है, मेरी खुद की एक बेटी है, मैं किसी और की बेटी के बारे में तो ऐसे घिनौना काम सोच भी नहीं सकता, जरूर मुझे कोई फंसा रहा है सर। पर डीसीपी सर निशांत की बात को नहीं सुनते। फिर डीसीपी सर निशांत सर के साथ ही प्रोफेसर से भी पूछताछ करते हैं, उस टाइम जब आप लोग बैठ के दारू पी रहे थे, क्या निशांत पूरा टाइम आप लोगों के पास था? तो वो लोग कहते हैं कि वो हमारे साथ थे, पर बीच में दारू लाने के लिए गए थे और लगभग 40-50 मिनट के बाद आए थे। फिर हम देखते हैं सलाम अदालत में बयान दे देता है कि उस रात उसने इसे ही देखा था, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट भी मैच कर रहा था और आई विटनेस भी था। तो निशांत सर को दोषी करार किया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। वो जाते वक्त भी डीसीपी सर को कहता है, सर आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो। फिर 7 साल बीत जाता है। हम डीसीपी हरीश सर को देखते हैं जो कि अपने फैमिली में हंसी खुशी रह रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद डीसीपी रिटायर्ड होने वाले थे। रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा मिलता उसे और उनकी अभी का घर को बेच के उन पैसों से वो अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए फॉरेन भेजने वाले थे, क्योंकि उनका बेटा चाहता था फॉरेन से कुकिंग का कोर्स करना। फिर हमें पता चलता है कि हाल ही में डीसीपी हरीश सर ने कुछ बंदों को $US स्मगलिंग करते हुए पकड़े थे और वो लोग एक्स एमएलए मैथ्यू के बंदे थे। मैथ्यू उन्हें धमकी भी देता है कि वो उनकी बंदे को छोड़ दे वरना उनके साथ बुरा होगा, पर डीसीपी सर उसकी धमकी से नहीं डरते हैं और कोर्ट में उस डॉलर स्मगलिंग को लेके सच बता देते हैं। इस तरीके से डीसीपी ने अपने लिए एक नया दुश्मन बना लिया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टेरेसा अभी भी कोमा में है, यानी कि 7 साल बीत गया है पर अभी भी टेरेसा कोमा में ही है, वो वेंटिलेटर के सहारे ही जिंदा है। फिर हम देखते हैं 7 साल बाद निशांत सर भी जेल से छूट जाते हैं। वो जेल से छूटने के बाद सबसे पहले अपने फैमिली से मिलने जाते हैं, क्योंकि वह जब से जेल में गए हैं वो अपनी पत्नी और बेटी को एक बार भी नहीं देखा है। पर जब वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो वो उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है और कहती है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए और दोबारा कभी मत आइएगा। फिर निशांत सर वहाँ से दुखी होकर वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन निशांत किसी काम से हाई कोर्ट जाता है तो उसे एक वकील हाई कोर्ट में देख लेता है। वो एडवोकेट थॉमस को कॉल करके बता देता है कि निशांत हाई कोर्ट आया है। दोस्तों, एडवोकेट थॉमस वही हैं जो 7 साल पहले सरकार की तरफ से लड़के निशांत को सजा दिलाए थे। फिर हमें पता चलता है कि निशांत ने अपने ही केस को रीओपन करने के लिए हाई कोर्ट में अपील किया है। एडवोकेट थॉमस ये बात डीसीपी को बताते हैं तो डीसीपी कहते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी उस जुर्म का सजा काटने के बाद उसे रीओपन करने का अपील कर सकता है? तो थॉमस कहते हैं, हाँ ये पॉसिबल है। पर थॉमस और डीसीपी ये समझ नहीं पाते हैं कि निशांत केस को रीओपन क्यों कर रहा है। सारे सबूत तो उसी के खिलाफ है, आखिर वो रीओपन करके क्या हासिल कर लेगा। फिर हम देखते हैं हाई कोर्ट निशांत के अपील को एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब ये केस दोबारा अदालत में चलेगा। ऑफिशियली तो डीसीपी हरीश सर रिटायर्ड हो चुके होते हैं, पर एडवोकेट थॉमस के रिक्वेस्ट करने के बाद वो थॉमस की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं।
दोस्तों, जब ये केस दोबारा अदालत में चलेगा, मतलब सलाम जो 7 साल पहले आई विटनेस था जिसने ये घटना को घटते हुए अपने आंखों के सामने देखा था, अदालत में जज उसका बयान फिर से सुनेंगे। इसलिए एडवोकेट थॉमस जब सलाम को कॉल करते हैं तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। तो उसे मिलने के लिए वो उसके घर चले जाते हैं। तो उन्हें वहाँ से ये पता चलता है 7-8 दिन पहले वो काम करने के लिए कहीं बाहर चला गया है। वो कहाँ गया है ये तो उसकी पत्नी को भी नहीं पता है। फिर डीसीपी और थॉमस वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये केस अदालत में शुरू होता है। तो सबसे पहले एडवोकेट थॉमस कहते हैं, जज साहब ये पहले से ही दोषी साबित हो चुका है, ये तो 7 साल सजा भी काट चुका है, ये बेकार में ही अदालत का समय बर्बाद कर रहा है। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके केस को यहीं पे खारिज कर दीजिए। फिर जज निशांत से कहते हैं, आपकी वकील कौन है? तो निशांत कहते हैं, जज साहब जब मैं जेल में था तो वहाँ से पढ़ाई करके मैं लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लिया हूँ, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। तो जज साहब कहते हैं, अगर आपने लॉ नहीं भी किया होता तो भी हमारे देश की संविधान के हिसाब से आप अपना केस खुद लड़ सकते थे। फिर निशांत सलाम को कटघरे में बुलाते हैं। पता नहीं सलाम कहाँ था, डीसीपी को तो नहीं मिला, पर वो आज अदालत आ गया होता है। फिर निशांत उसे पूछते हैं, पिछले कुछ दिनों से तुम अपने घर में नहीं थे, क्या तुम अदालत को बता सकते हो कि तुम कहाँ गए थे? तो सलाम कहता है, कोयम्बतूर में मेरा एक रिलेटिव का घर है, मैं वहीं था। तभी निशांत कहते हैं, जज साहब ये सरासर झूठ बोल रहा है, ये दरअसल नशा मुक्ति केंद्र में था। और आप जान के हैरान होंगे, जब से मैं जेल गया हूँ तब से आज तक ये 7 बार नशा मुक्ति केंद्र जा चुका है, पर फिर भी वो अपनी दारू की आदत को छोड़ नहीं पा रहा है। और अदालत को ये भी बताना चाहूंगा कि जिस रात इसने कंस्ट्रक्शन साइट पे उस अपराधी को देखा था, यानी कि इसके कहने के मुताबिक उसने मुझे देखा था, उस टाइम भी इसने दारू पी रखा था और ये बात पुलिस को भी पता था, और फिर भी इसकी बयान को रजिस्टर किया गया। जबकि हमारे आइन के हिसाब से जब कोई आदमी शराब की नशे में होता है उसकी बयान नहीं लिया जाता है। पर इस केस में सब जानते हुए भी डीसीपी निशान ने इसका बयान रजिस्टर कर लिया, क्योंकि उनको ऊपर से इस केस को लेके बहुत प्रेशर आ रहा था। अगर जल्दी इस केस को वो सॉल्व नहीं करते तो ये केस सीबीआई को दे दिया जाता। फिर अदालत की कार्यवाही उस दिन के लिए खत्म होता है। फिर अगले दिन निशांत केरला सेंट्रल लेबोरेटरी से लैब डायरेक्टर को अदालत में बुलाते हैं और इसी लैब का रिजल्ट में ये बताया गया था कि टेरेसा की बॉडी में मिला हुआ सीमेन का डीएनए और मेरा डीएनए बिल्कुल सेम है। फिर निशांत लैब डायरेक्टर से पूछते हैं, क्या आप अदालत को बताएंगे कि अब आपका लैब बंद क्यों है? तो डायरेक्टर कहते हैं, पिछले कुछ सालों से लैब टेम्पररी बेसिस पे बंद है, क्या आप अदालत को बताएंगे कि आपका लैब बंद क्यों है? पर डायरेक्टर बताने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। फिर निशांत कहते हैं, ठीक है मैं ही बताता हूँ, पर इसके लिए मैं 2 और विटनेस को अदालत में बुलाना चाहूंगा। तभी एडवोकेट थॉमस कहते हैं, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, एडिशनल विटनेस लाने से पहले ऑपोजिशन लॉयर को भी इसके बारे में बताना पड़ता है, पर इन्होंने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। तो जज निशांत को कहते हैं, आप अपने विटनेस की जानकारी इन्हें दे दीजिए और आज की कार्यवाही यहीं पे स्थगित की जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं निशांत स्मिता नाम की एक महिला को कटघरे में बुलाते हैं और उसे कहते हैं, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि केरला सेंट्रल लैब के वजह से आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी थी? तो स्मिता कहती है कि मेरे पति को लगा कि मेरे बच्ची के पिता वो नहीं कोई और है, तो वो मुझ पे शक करने लगे, मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं इस केस को लेके पुलिस स्टेशन गई और कंप्लेन रजिस्टर करी। फिर हमारा डीएनए टेस्ट करवाने के लिए केरला सेंट्रल लैब में भेजा गया ताकि डीएनए से पता चले कि मेरी बेटी सच में मेरे पति की ही है या नहीं। पर जब रिपोर्ट आया तो उसमें लिखा था कि ये बेटी मेरे पति की नहीं है। फिर मैं इसे दोबारा टेस्ट कराने के लिए अदालत में अपील की। उसके बाद इंडिया के 3 अलग अलग राज्य में सरकारी लैब में फिर से डीएनए टेस्ट किया गया और तीनों ही लैब से ये रिजल्ट आया कि मेरी बेटी का पिता मेरे पति ही हैं। फिर निशांत कहते हैं, मतलब केरला सेंट्रल लैब गलत रिजल्ट दिया था, जिसकी वजह से स्मिता को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। फिर निशांत जॉन नाम का एक बंदे को कटघरे में बुलाते हैं और वो अपनी कहानी सुनाता है। दरअसल कुछ साल पहले मैंने कुछ प्रॉपर्टी बेचा था, पर एक दिन जिसने मेरा जमीन खरीदा था उसने मुझ पे केस कर दिया और कहा कि मैंने उसके साथ फ्रॉड किया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स नकली हैं। पर मुझे पता था कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है और ये कागजात भी बहुत पुराने थे। फिर मेरे जमीन के पेपर असली है या नहीं और ये कितने साल पुराना है ये पता करने के लिए केरला सेंट्रल लैब भेजा गया और जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में लिखा था कि मेरे पेपर नकली हैं। फिर मैंने भी दोबारा टेस्ट करने की अपील करा और जब दोबारा टेस्ट किया गया तो पता चला कि मेरे पेपर असली हैं। फिर निशांत कहते हैं, जज साहब केरला सेंट्रल लैब 2 साल से टेम्पररी बंद नहीं, ऐसे बार बार गलत रिपोर्ट दिखाने के कारण सरकार की तरफ से उसे बंद कर दिया गया है।
और इसी लैब की रिपोर्ट के मुताबिक मुझे भी दोषी साबित किया गया था। फिर निशांत मुरुगन नाम का एक कैदी को कटघरे में बुलाते हैं और उसे कहते हैं, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि आप अभी किस जुर्म के लिए सजा काट रहे हो? फिर मुरुगन कहता है, मालापुरम में एक घर में चोरी करने के दौरान उस घर की हाउसवाइफ को मैंने मार डाला था और मैं अभी उसी की सजा काट रहा हूँ। पर मैं अदालत को एक और बात बताना चाहूंगा। दरअसल उस हाउसवाइफ को मारने से पहले मैंने कोच्चि में टेरेसा का भी बलात्कार किया था। दरअसल उस रात मैंने उस लड़की को अकेले जाते हुए देखा, फिर मैं उसे जबरदस्ती उठा के उस बिल्डिंग में ले गया। बलात्कार करने के बाद मैं उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ पे लोग आ जाते हैं। फिर मुझे वहाँ से भागना पड़ता है। शहर छोड़ के मैं अंडरग्राउंड हो गया। फिर मैं जब न्यूज में देखा कि इस केस के लिए पुलिस वाले किसी और को अरेस्ट कर रहे हैं, तब जाके मैं घर से बाहर निकला और फिर मैं उस हाउसवाइफ के घर चोरी करने गया और बाद में पुलिस के हाथों पकड़ा गया। तभी एडवोकेट थॉमस कहते हैं, जज साहब ये सब झूठ है, मुरुगन यहाँ पे ड्रामा कर रहा है। फिर मुरुगन कहता है, सर 2 महीने के बाद मैं जेल से छूटने वाला हूँ, तो फिर भी आज मैं ये जुर्म कबूल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सर मैं आध्यात्म के राह में बढ़ चला हूँ और मेरे सारे कुकर्म और पाप को मैं धोना चाहता हूँ। इसीलिए इस गिल्ट से निकलने के लिए मैं आज ये सच सबके सामने कबूल रहा हूँ। दोस्तों, क्योंकि मुरुगन टेरेसा के साथ करा हुआ जुर्म को कबूल करता है, केरला सेंट्रल लैब का रिपोर्ट भी अदालत खारिज करते हैं, क्योंकि वो बहुत बार गलत रिपोर्ट दे चुके हैं और इसी वजह से अदालत निशांत सर को क्लीन चिट दे देते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो निशांत सर को टेरेसा के केस में निर्दोष माना जाता है। यानी कि दोस्तों, पुलिस की एक गलती की वजह से वो 7 साल तक जेल में रहे। अगर पुलिस उनकी डीएनए रिपोर्ट को किसी और लैब में एक बार रीटेस्ट करवा लेते तो वो 7 साल तक जेल में नहीं रहते और ऊपर से उनकी इमेज पूरी दुनिया में खराब हो गया। इसकी कॉम्पेंसेशन में अदालत कहता है, क्योंकि पुलिस की गलती की वजह से निशांत निर्दोष होके भी सजा काट के आया है, तो इस गलती की जिम्मेदार डीसीपी हरीश को माना जाएगा, क्योंकि इस केस को वो लीड कर रहे थे। अदालत डीसीपी हरीश सर का 60 लाख पेंशन फंड को सीज करता है और कहता है इसे आपको निशांत को देना पड़ेगा और एडिशनल आपको और 25 लाख निशांत को देना पड़ेगा, ताकि वो फिर से नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सके। फिर हम देखते हैं निशांत सर की पत्नी और उनकी बेटी उनके पास वापस आ जाते हैं और उनकी पत्नी उनसे माफी मांगती है और कहते हैं बाकी लोगों की तरह उसने भी निशांत सर को गलत समझा था। फिर निशांत सर अपना एक लॉ फर्म बनाते हैं और बहुत सारे लॉ स्टूडेंट को भी अपने पास रखते हैं और सबसे प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा गरीब लोगों का ही केस लेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मीडिया वाले डीसीपी हरीश सर को बहुत भला बुरा कहते हैं। फिर डीसीपी हरीश सर का बेटा उन्हें कहता है, पापा आप टेंशन मत लो, इस साल फॉरेन नहीं जा पाया तो क्या हुआ, किसी और साल चला जाऊंगा, अगर वो भी नहीं हो पाया तो इंडिया में किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ लूंगा, पापा आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। दोस्तों, आपको एक्स एमएलए मैथ्यू तो याद ही होगा, वो भी इस मौके का पूरा फायदा उठाने लगता है। मीडिया को कहता है, आप लोगों ने तो देखा कैसे एक निर्दोष आदमी को डीसीपी ने फंसा दिया था, और मैं आपको बता दूं, ये जो डॉलर स्मगलिंग केस के लिए मुझे जिम्मेदार माना जा रहा है ना, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ये डीसीपी हरीश ही है जो मुझे फालतू में फंसा रहा है। फिर एक्स एमएलए मैथ्यू अपने कुछ गुंडे को डीसीपी के घर में भेज देते हैं। ये लोग वहाँ पे जाते हैं और डीसीपी के घर में पत्थर मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद डीसीपी को अपना घर सेफ नहीं लगता। फिर वो अपने पत्नी और बेटे को उनके मामा के घर छोड़ के आते हैं। फिर हम देखते हैं डीसीपी हरीश सर अंदर से टूट गए होते हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काटी हो और अब उसे सबके सामने जलील होना पड़ रहा है। फिर डीसीपी अपने दोस्त थॉमस से कहते हैं, भाई तू बता, लैब में जो रिपोर्ट आया मैं उस हिसाब से केस को आगे ले गया और निशांत को दोषी साबित करके उसको जेल भेज दिया गया, तो भाई इसमें मेरा क्या गलती है? जो रिपोर्ट में आएगा तो मैं उस हिसाब से ही तो इन्वेस्टिगेट करूंगा। फिर थॉमस कहते हैं, अरे जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, हमें भी डीएनए रिपोर्ट किसी अलग लैब में दोबारा रिटेस्ट करवा लेना चाहिए था, पर हमने वो नहीं किया। गलती सभी से होता है, हमसे भी हो गया। फिर थॉमस कहते हैं, सच कहूँ तो मुझे भी लगता है कि निशांत निर्दोष है, पर डीसीपी अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि निशांत निर्दोष है और उनका इन्वेस्टिगेशन गलत था। डीसीपी हरीश सर को अभी भी लगता है कि ये सब निशांत की चाल है और वो ही रेपिस्ट है। इसी जिद के साथ वो दोबारा अकेले ही काम पे लग जाते हैं ताकि उन्हें निशांत के खिलाफ कोई एक सबूत मिल जाए
और हम देखते हैं इसके फ्रस्ट्रेशन में डीसीपी हरीश हमेशा दारू की नशे में होते हैं। एक बार वो जब कहीं बाहर से घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कोई इनके घर आया था और इनके घर में बहुत बुरी तरीके से तोड़फोड़ भी किया है और इनके पालतू कुत्ते को भी मार के बाहर लटका दिया होता है। ये देख के डीसीपी बहुत रोने लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो आजकल हमेशा दारू की नशे में होते हैं। वो इसी हालत में गुस्से से निशांत के घर चले जाते हैं और उन्हें गुस्से से कहते हैं, तुमने मेरे डॉगी को क्यों मारा? तो निशांत कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर डीसीपी वहाँ से चले जाते हैं, पर वो घर नहीं जाते हैं। वो ऐसे ही नशे की हालत में रोड पे ही सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं डीसीपी उस जेल में जाते हैं जहाँ पे निशांत रहा था। तो वहाँ का जेलर उन्हें कहता है कि निशांत बहुत ही मासूम टाइप का बंदा था। शुरू में वो नारी सुन्नी से रोज मार खाता था। दोस्तों, नारी सुन्नी एक कुख्यात अपराधी था। वो जेल में बैठ के ही बाहर मनी लॉन्ड्रिंग, सुपारी किलिंग, सेटलमेंट ऐसे बहुत सारे काम करता था। उसकी एनुअल इनकम करोड़ों में था। पर अचानक एक दिन से नारी सुन्नी निशांत के साथ अच्छे से बिहेव करने लगा। फिर मैं जब नारी सुन्नी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे पता चल गया है कि निशांत निर्दोष है, उसने बलात्कार नहीं किया है, इसीलिए मैं उसे और तंग नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं नारी सुन्नी जो एक अपराधी था वो आज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया होता है। फिर डीसीपी हरीश सर मुरुगन से मिलने जाते हैं और उसे कहते हैं, तू मुझे सच बता, टेरेसा का जुर्म कबूल करने के लिए तूने निशांत से कितना पैसा लिया है? सर, आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ है नहीं। दरअसल 1 साल पहले जब मैं आध्यात्मिक राह में चलने का सोचा तब मैं निशांत सर को एक चिट्ठी लिखा था और वहाँ पे उन्हें सब सच बता दिया था कि टेरेसा का बलात्कार मैंने किया है। फिर जब निशांत सर जेल से छूट गए तो वो मुझसे मिलने आए थे और मुझे कहा, क्या मैं ये सच अदालत में बता पाऊंगा? तो मैंने हाँ कह दिया। तो मुरुगन से ये सुनने के बाद डीसीपी सर गुस्सा हो जाते हैं। वो मुरुगन से मारपीट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और इन दोनों को अलग कर देते हैं और डीसीपी सर यहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निशांत सर रेडियो में इंटरव्यू दे रहे होते हैं और अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे वो झूठे केस में जेल गए थे पर फिर भी वो हार नहीं माने। अपने आत्मा सम्मान के लिए वो लड़ते रहे और आखिरकार वो अंत में जीते और आज वो ईमानदारी के साथ जी रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डीसीपी सर मुरुगन के घर के सामने एक चाय की टपरी पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो बातों ही बातों में वो चाय वाला बताता है कि मुरुगन की जेल जाने के बाद इनके घर में खाने के लाले पड़े थे। फिर अचानक एक दिन मुरुगन की पत्नी 80 लाख की लॉटरी जीत गई और उसके बाद ही वो ये शानदार घर बनाई है। फिर हम देखते हैं डीसीपी सर स्मिता की पति से मिलने जाते हैं और उसे उसकी पत्नी और उसकी केस के बारे में पूछते हैं। ये सुनने के बाद स्मिता की पति भड़क जाता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाता है। फिर गांव के लोग उन्हें छुड़वाते हैं। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाता है और डीसीपी हरीश सर को उठा के ले जाता है। फिर एडवोकेट थॉमस आते हैं और डीसीपी को जेल से बाहर निकालते हैं। फिर डीसीपी हरीश एक बार सलाम से मिलने जाते हैं। कुछ दिन पहले सलाम अपनी जिंदगी से तंग आके सुसाइड करने की कोशिश करा था। दरअसल वो शराब छोड़ना चाहता था पर वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। अपने घर की बुरी हालत देख के उसे भी बुरा लगता था। वो डीसीपी से कहता है, कई बार जब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे तब भी कोई ना कोई मुझे शराब पिला देता था, इसीलिए मैं कभी शराब छोड़ ही नहीं पाया। फिर डीसीपी यहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद अचानक डीसीपी हरीश सर की पत्नी थॉमस को कॉल करती हैं और कहती हैं, आज सुबह से हरीश का मोबाइल ऑफ आ रहा है, क्या तुम जरा देख के बता सकते हो कि सब कुछ ठीक है या नहीं? फिर थॉमस डीसीपी हरीश सर से मिलने उनके घर जाते हैं तो वो देखते हैं डीसीपी दारू की नशे में बैठ के कुछ काम कर रहे होते हैं। थॉमस को देख के डीसीपी कहते हैं, तुम्हें पता है ये सब कुछ निशांत का ही प्लान है, वो बहुत ही जीनियस है। फिर वो एक लड़की की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं निशांत की अगली शिकार ये बनेगी। वो मिडिल क्लास या फिर गरीब लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और वो अपने लॉ फॉर्म में भी ऐसे बहुत सारे लड़कियों को जॉब दिया है। निशांत एक साइकोपाथ है। टेरेसा को मारने से पहले जरूर उसने किसी और को भी मारा होगा और अब वो इस लड़की को मारेगा और जब वो इस लड़की को मारने आएगा तब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा और सबके सामने असली सच ले आऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, निशांत के खिलाफ डीसीपी के पास कोई भी सबूत नहीं होता है। वो बस नशे की हालत में अपने दोस्त को ये सब बातें कह रहे होते हैं क्योंकि वो ये हार को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। उनको इस हालत में देख के थॉमस को भी बुरा लगता है। वो फिर से उन्हें समझाते हैं, देख भाई, तू ये पागलपंती छोड़ दे, आखिर कब तक एक ही जगह पे अटका रहेगा। उसके बाद थॉमस यहाँ से चले जाते हैं।
फिर हम देखते हैं डीसीपी थॉमस को जिस लड़की के बारे में बता रहे थे वो खुद हर दिन उसके ऊपर नजर रखते हैं, इस उम्मीद से कि किसी न किसी दिन निशांत इसके ऊपर अटैक करेगा और वो उसे पकड़ लेंगे। फिर एक रात जब वो उस लड़की के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं तभी लड़की के सामने से एक ट्रक गुजरती है और वो लड़की वहाँ से अचानक गायब हो जाती है। ये देख के डीसीपी शॉक हो जाते हैं। वो अपने कार से बाहर आते हैं और उस लड़की को आसपास ढूंढने लगते हैं। तभी उनको कुछ आवाज सुनाई देता है। फिर जब वो उस तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं लड़की वहाँ पे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। दरअसल कोई रस्सी से उसकी गला दबा के उसे मारना चाहता था, पर डीसीपी सर की वजह से वो उसे मार नहीं पाया। फिर डीसीपी सर उस लड़की को होश में लाते हैं, पर वो लड़की उल्टा डीसीपी सर को ही किडनैपर समझती है। डीसीपी सर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ, मैं किडनैपर नहीं हूँ, पर वो लड़की उनकी बात नहीं सुनती। फिर वो डीसीपी सर के आंखों में वेपर स्प्रे मार के वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, वेपर स्प्रे लड़कियाँ दरअसल अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए रखती हैं। ये अगर किसी के आंखों में मारा जाएगा तो वो बंदा कुछ टाइम के लिए कुछ देख नहीं पाएगा, उसकी आंखों में बहुत तेज जलन होंगे। फिर वो लड़की जैसे ही बाहर आती है तभी वहाँ से एक पुलिस गाड़ी जा रही थी। वो उस लड़की को देख के वहाँ पे रुक जाती है और फिर उस लड़की के बयान के मुताबिक डीसीपी सर को अरेस्ट कर लिया जाता है। लड़की कहती है कई दिनों से ये मुझे फॉलो कर रहे थे। दोस्तों, अभी डीसीपी सर बुरी तरीके से फंस गए होते हैं। फिर वो थॉमस को हेल्प करने के लिए कहते हैं, पर थॉमस को लगता है निशांत को फंसाने के लिए डीसीपी सर इस लड़की को चारा बना रहे थे ताकि बाद में ये इल्जाम निशांत के ऊपर लगा सकें और उसको दोषी साबित कर सकें। फिर वो डीसीपी को गुस्से से कहते हैं, तुम खुद को सही साबित करने के लिए इतने नीचे गिर जाओगे, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। अब देखना, तुम्हारा ये केस कोई भी वकील नहीं लेगा, तुम्हें तो सजा मिलना ही चाहिए। फिर थॉमस यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये इंसिडेंट न्यूज में भी आ जाता है। निशांत और डीसीपी के परिवार भी उस खबर को देख लेते हैं। डीसीपी का परिवार ये न्यूज देख के शॉक हो जाता है और दूसरी तरफ निशांत सर अपना बैग लेके कहीं के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो दरअसल डीसीपी हरीश के पास गए होते हैं और उन्हें कहते हैं, अभी आपका केस कोई भी वकील नहीं लेगा, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, आपका केस मैं लड़ूंगा। और हाँ, मुझे पता है आप अभी भी मुझे रेपिस्ट ही समझते हो। खैर, आपको जो सोचना है आप सोचिए, एक ना एक दिन आपको भी मुझ पे भरोसा हो ही जाएगा। फिर हम देखते हैं डीसीपी उस पेपर में साइन कर देते हैं। फिर निशांत सर कहते हैं, ठीक है, मैं कल जाके कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करूंगा। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर निशांत सर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी डीसीपी कहते हैं, मुझे सब पता है कि असली रेपिस्ट तुम ही हो और मुझे ये भी पता है आखिर तुमने अपना केस जीता कैसे। हुआ कुछ ऐसा होगा। दोस्तों, फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं। एक बार जेल में नारी सुन्नी अपने पैसों को लेके बहुत टेंशन में था। दरअसल उसके बहुत सारे पैसे टैक्स के रूप में कट जा रहे थे। तभी निशांत सर उसकी मदद करते हैं और उसे कहते हैं, जैसे तैसे करके अपने सारा पैसा नाइजीरिया भेज दीजिए। फिर वहाँ पे एक IT सेल कंपनी खोलिए, क्योंकि वो देश टैक्स फ्री होते हैं। मतलब अगर वहाँ पे कोई कंपनी ओपन करता है और उससे वो जो भी कमाएगा उसके ऊपर उसे सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और फिर अब इंडिया में भी अपने पत्नी के नाम पे एक IT कंपनी खोल लेना और इंडिया से फेक सॉफ्टवेयर नाइजीरिया को बेचना और वहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर पेमेंट ले लेना। और भारत के नियम के मुताबिक आपको 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जो भी पैसा नाइजीरिया से आएगा वो आपका व्हाइट मनी बन जाएगा। इस तरीके से निशांत की दोस्ती नारी सुन्नी से हो जाता है। फिर वो उनकी मदद लेता है। नारी सुन्नी स्मिता की पति को बुलाते हैं और उसे कहते हैं, कुछ दिन बाद तुम जेल से छूट जाओगे। फिर बाहर जाके अपनी पत्नी को कहना कि वो थाने में जाके तुम्हारे खिलाफ एक केस करे कि तुम अपने पत्नी के ऊपर शक कर रहे हो कि उस बच्ची की पिता कोई और है। फिर तुम्हारा DNA टेस्ट करवाने के लिए केरला सेंट्रल लैब भेज दिया जाएगा। और दोस्तों, आगे फिर जो भी हुआ था वो तो हमें पहले से ही पता है। इस काम के लिए स्मिता के पति को 10 लाख रुपए देते हैं। फिर हम देखते हैं जॉन किसी के घर जाता है और उन्हें कहता है, तुम मेरे जमीन को खरीद लो। पर वो बंदा कहता है, मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं कि मैं आपके जमीन को खरीद लूं। तो जॉन कहता है, अरे पैसों की टेंशन मत लो, वो सब मैं खुद तुम्हें दूंगा। जमीन खरीदने के बाद तुम मेरे खिलाफ एक केस करना कि मैंने तुम्हें असली पेपर नहीं दिया है। फिर उस पेपर को टेस्ट करवाने के लिए केरला सेंट्रल लैब भेजा जाएगा। फिर आगे जो भी हुआ था वो हम सबको पता है और इस काम के लिए इस बंदे को 20 लाख रुपए देते हैं। फिर हम देखते हैं नारी सुन्नी मुरुगन को बुलाते हैं और टेरेसा की रेप का इल्जाम खुद के ऊपर लेने के लिए कहते हैं, जिसके बदले उसे 80 लाख रुपए देने का वादा करते हैं। फिर मुरुगन भी राजी हो जाता है। फिर मुरुगन अपनी पत्नी को जेल में
बुला के कहता है, हमारे घर के सामने जो चाय की दुकान है वो लॉटरी की टिकट भी बेचता है। तुम एक काम करो, रोज उसके पास जाओ, कुछ लॉटरी टिकट खरीदो और उसी के सामने ही उस लॉटरी नंबर को मिला के देखना। फिर मुरुगन की पत्नी कहती है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप कह रहे हो कि मैं लॉटरी खरीदूं। फिर मुरुगन कहता है, कहीं से भी जुगाड़ करके खरीद लो, बाद में हमें बहुत पैसे मिलने वाले हैं। फिर हम देखते हैं मुरुगन की पत्नी वही करती है जो मुरुगन ने उसे करने के लिए कहा था, पर वो कभी भी लॉटरी जीतती नहीं है। फिर एक रात एक बंदा मुरुगन के घर में आता है और मुरुगन की पत्नी को 80 लाख रुपए की लॉटरी टिकट देता है और कहता है, कोई पूछे तो बता देना तुम त्रिशूर की एक दुकान से ये लॉटरी टिकट खरीदी थी और उसके जरिए तुम 80 लाख रुपए जीत गई हो। फिर दूसरी तरफ हम सलाम को देखते हैं। बहुत बार उसे कुछ अनजान बंदे दारू पीने ले जाते हैं, उसे दारू की एडिक्ट करवा देते हैं। फिर वही लोग उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाते हैं। फिर जब वो वहाँ से बाहर आता है तब उसे फिर से अपने साथ लेके दारू पिलाते हैं, यानी कि कभी उसे सुधरने ही नहीं देते। यानी कि दोस्तों, हमने अदालत में जो कुछ भी देखा था वो सच नहीं था। ये सब निशांत का सोची समझी प्लान था और नारी सुनने के ही लोग सेंट्रल लेबोरेटरी का रिपोर्ट भी बदल देते हैं, जिसके लिए बाद में सरकार उसे बंद कर देती है। और इसी तरीके से निशांत ने कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित किया था। डीसीपी हरीश से ये सब सुनने के बाद भी निशांत कहते हैं, सर ये सब आपके कल्पना है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी डीसीपी कहते हैं, टेरेसा की केस को इन्वेस्टिगेट करते टाइम मैंने एक चीज को इग्नोर कर दिया था। जिस सफाई से टेरेसा को किडनैप किया गया था, ये कोई साइकोपैथ भी कर सकता है जो इससे पहले कई बार ऐसा काम कर चुका हो। फिर जब मैं तुम्हारा पूरा बायोडाटा निकाला, कलिकट यूनिवर्सिटी में जब तुम पढ़ रहे थे उस टाइम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की सोफिया सेठ की लाश उसकी पापा की जलते हुए कार के अंदर मिला। बड़ा ही मिस्टीरियस डेथ था। और फिर जब तुम बनारस में पीएचडी कर रहे थे उस टाइम भी सुनीता शर्मा नाम की एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। वो कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। फिर कुछ साल बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करते वक्त जमीन के अंदर से एक कंकाल निकलता है। फिर जब उसका फोरेंसिक करवाया गया तब पता चला वो कंकाल सुनीता शर्मा की थी और रिपोर्ट के हिसाब से उसकी गले की हड्डी टूटा हुआ था, मतलब किसी चीज से जोर से गला दबाने के कारण उसकी मौत हुई थी। फिर दोस्तों, निशांत सर जो यहाँ से जा रहे थे वो वापस आके डीसीपी के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुमने एक नाम मिस कर दिया। एक लड़की थी आशा मैथ्यू, वो मेरे पड़ोस में रहती थी, मैंने उसे भी मार डाला था। जब मैं उसे मार रहा था वो मेरे हाथों से फिसल के जाने लगती है। तभी मैंने वहाँ पे पड़ा हुआ एक पुराने कुत्ते को बांधने वाला चेन से उसकी गले को जोर से दबाने लगा और वो जान बचाने के लिए छटपटा रही थी और उसकी सांसें धीरे धीरे रुक रहे थे। वो मर रही थी और मैं उसे फील कर रहा था। दरअसल गला दबा के मारने के टाइम जब लड़कियां तड़पती हैं मुझे वो फील करने में बहुत अच्छा लगता है। यानी कि दोस्तों, डीसीपी हरीश सर शुरुआत से ही सही थे। फिर निशांत कहता है, मुझे पता था तुम मुझे पकड़ने के लिए उस लड़की को फॉलो कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें फंसाने के लिए कुछ ऐसा सीन क्रिएट करा ताकि उस लड़की को लगे कि तुम ही किडनैपर हो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने मेरा अगला शिकार ढूंढ लिया है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पे आने से पहले निशांत ने रेडियो में काम करने वाली उस लड़की को लिफ्ट दिया था। फिर उस लड़की की हाथ पैर बांध के उसे डीसीपी हरीश के घर ले गए और उसे वहाँ पे बांध दिया और उसके सर को एक पॉलीथीन से ढक के चारों तरफ सेलो टेप लगा देते हैं और उसे कहते हैं, धीरे धीरे सांस लेना, वरना ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण तुम मर जाओगी। मुझे अभी कुछ काम है, पहले मैं उस काम को खत्म करके आता हूँ, फिर तुम्हें निपटाऊंगा। फिर निशांत डीसीपी को बताते हैं, तुम अभी किडनैपिंग के केस में जेल जाओगे और तुम जैसे ही जेल से बाहर आओगे तुम्हारे घर के अंदर एक लड़की की लाश मिलेगी और उसके बाद तुम दोबारा जेल में जाओगे। ये सुनने के बाद डीसीपी को गुस्सा आ जाता है और वो निशांत को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और डीसीपी को वापस जेल के अंदर ले जाते हैं। डीसीपी बताने की कोशिश भी करते हैं कि निशांत ही असली रेपिस्ट है, पर उनकी बात को कोई नहीं सुनता। फिर निशांत यहाँ से सीधा डीसीपी के घर जाता है और वो देखता है वो रेडियो वाली लड़की अभी भी वहाँ पे बंधी हुई है। फिर वो उसे मारने के लिए उसके गले में एक चेन डालते हैं और फिर वो जैसे ही पॉलीथीन हटाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे बंधी हुई लड़की रेडियो वाली नहीं बल्कि उनकी पत्नी है। वो अपनी पत्नी को देख के चौंक जाते हैं और तभी वहाँ पे डीसीपी हरीश और बाकी पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। दरअसल डीसीपी ने निशांत के बारे में पहले से ही अपने पुलिस डिपार्टमेंट में बता दिया
दिया था और कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में हमेशा निशांत को फॉलो कर रहे थे। जब वो उस रेडियो वाली लड़की को किडनैप करा तब भी उसके पीछे सिविल ड्रेस में पुलिस उसे फॉलो कर रहे थे और ये सब उनका प्लान था। और डीसीपी सर सच में हमेशा नशे में नहीं रहते थे, वो तो बस एक्टिंग करते थे ताकि निशांत को लगे डीसीपी सर सच में टूट गए हैं। निशांत की पत्नी अपनी पति का असली रूप देखने के बाद उसे जोर से एक थप्पड़ लगाती है। फिर निशांत को अरेस्ट कर लिया जाता है और दोषी करार करके फिर से जेल भेज दिया जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक रात एक्स एमएलए मैथ्यू की कार को डीसीपी बीच रास्ते में रोकते हैं। डीसीपी को देख के एक्स एमएलए के चेले चपाटे भी भाग जाते हैं। फिर डीसीपी मैथ्यू से कहते हैं, तुमने जॉन विक मूवी देखा है? वहाँ पे भी कोई उसकी कुत्ते को मार देता है, फिर वो उसका जोरदार बदला लेता है, और तुमने भी तो मेरे कुत्ते को मारा है ना, तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप मेरे एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।